हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे हमेशा की तरह सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं और इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो उसी क्रम को आज जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं 9 मार्च 2020 के शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो बने रहिए साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, इन दी फिगर PA इज ए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O. If angle POB is equal to 110, then measure of angle APO is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न आकृति में PA केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण POB 110 डिग्री है तो कोण APO का मान क्या होगा। देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपसे क्या क्या बोलना है। तो इन्होंने बोला एक वृत्त है, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PA खींची जाती है। ठीक है, और इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, O है, और PO को आपको मिला देना है। और AB क्या है, इसका व्यास है। AB क्या है, इसका व्यास है। ठीक है, PA केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि POB यानी कि ये वाला एंगल आपको दिया है, POB यानी कि आपको ये वाला एंगल दिया है कितना, 110 डिग्री। ये POB आपको दिया है 110 डिग्री। APO का मान आपसे पूछा है, यानी कि APO आपसे पूछा है। ये वाला एंगल आपको बताना है कि कितने डिग्री का होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि O वृत्त का केंद्र है। अगर O वृत्त का केंद्र है तो AB क्या हो जाएगी, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब व्यास कहलाती है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ये जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखना ये चीज कि एक रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये कोण आपका कितना है, ये कोण आपका 110 है, तो ये आपका 70 हो जाएगा। तो या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ट्राइंगल APO ले लें और APO में आप देखें तो ये 70 और ये 90, तो कितना हो गया 160। तो आपका ये जो एंगल है APO वो कितना निकल कर आ जाएगा, 20 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या फिर आप इसमें कर सकते हैं, इस कोण को मान लें आप x, इस कोण को क्या मान लें आप, x। और अगर हम बात करें इन ट्राइंगल APO, ट्राइंगल APO में अगर हम बात करें तो बहिष्कोण प्रमेय लग रही है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही है। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, तो बहिष्कोण प्रमेय होती है भाई, अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसमें जो बाह्य कोण बनता है वो इसके विपरीत अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं, यानी कि बहिष्कोण प्रमेय, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण प्रमेय, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि बाह्य कोण प्रमेय या बहिष्कोण प्रमेय के नाम से ये जानी जाती है। तो बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि जो बाहर बनने वाला कोण होता है वो उसके विपरीत अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि x + 90 बराबर कितना होगा, 110 के होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो भी आपका आंसर आना 20 ही है। तो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि 110 अगर ये है तो बचा हुआ दूसरा कोण है, जो शेष कोण बचा हुआ है ये वाला, ये कितना होगा, 70 होगा। अब अगर ये 70 है और ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 और 70 160, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं। क्लियर? तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 20? तो 20 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब जब भी आप एक स्पर्श रेखा बनाते हैं वहां बिंदु से और त्रिज्या को उस स्पर्श रेखा से मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे उस पर। ठीक है, चलिए। और वह कोण में क्या होती है, तो जो बाह्य कोण होता है वो उसके विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 6 tan थीटा minus 5 under 3 sec theta plus 12 cot theta is equal to 0 where theta is greater than 0 and less than 90, then the value of cosec theta plus sec theta is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 6 tan थीटा minus 5 under 3 sec theta plus 12 cot theta बराबर 0 है, जहां थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो आपसे पूछा गया है कि cosec थीटा प्लस sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हमने पिछले पेपरों में भी डिस्कस किया है। वहां आपको बताया था कि बनते कोशिश आपको ये करना है कि थीटा का मान आप सेटिस्फाई करा लें। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि थीटा बराबर यदि आप 60 डिग्री रख देते हैं तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए, तो देख लेते हैं हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें दिया क्या है। हमारे पास है 6 tan थीटा, 6 tan थीटा और माइनस 5 अंडर रूट 3 सेक थीटा, और इसके बाद दिया है आपको प्लस 12 कॉट थीटा और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है 0। यानी कि थीटा की एक ऐसी वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है जिससे ये 0 के बराबर आ जाए, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि थीटा इक्वल टू क्या रखना चाहिए, 60 रख कर देखना चाहिए। तो 60 अगर रखते हैं तो देखिए tan ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, यहाँ पर माइनस 5 अंडर रूट 3 सेक 60 डिग्री प्लस 12 कॉट ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री और इक्वल टू में क्या है 0। ठीक, तो आप देखिए tan 60 का मान कितना होता है, 6, ये होता है अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3। सेक 60 के मान की अगर बात करें तो आपको cos 60 का मान याद होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है, सेक उसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर सेक 60 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 प्लस 12 और cot 60 का मान होता है 1/√3 बराबर में कितना 0। तो देखिए 6 अंडर रूट 3 माइनस ये हो गया 5 दूनी 10 अंडर रूट 3 और ये हो गया आपका देखिए 12 है, 12 का आप लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 और इंटू में क्या है 1/√3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बराबर में क्या चल रहा है 0। तो देखिए 4√3 और 6√3 कितना हो जाएगा 10√3। तो ये हो गया आपका 10√3 और माइनस का भी क्या है 10√3, तो बराबर में क्या हो गया भाई 0। तो ये 0 प्रूव हो गया। इसका मतलब थीटा बराबर 60 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, थीटा की वैल्यू 60 पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो भाई हमें वैल्यू निकालनी है cosec थीटा, तो थीटा की जगह पे आप यहाँ पर 60 रख दीजिए प्लस sec थीटा, तो sec की जगह पर यहाँ पर 60 रख दीजिए। अभी हम देख कर आए भाई cosec थीटा की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो cosec 60 का मान क्या होगा 2/√3, 2/√3 ये आपका हो गया cosec 60 का मान। sec 60 का मान कितना होता है तो आपको पता है 2 होता है, अभी जस्ट आपने रख के आए हैं। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 प्लस 2 √3 और बटे में कितना हो जाएगा √3। अब देखिए 2 प्लस √3 तो कहीं भी नहीं आ रहा, इसका मतलब इन्होंने हर का परिमेयकरण किया है, रैशनलाइजेशन किया है। तो आप √3 का दोनों तरफ यानी कि अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 2 √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा भाई ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा 6 और अपॉन में कितना 3।
अभी भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। आप यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 3 और बटे में कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 2/3 √3 प्लस 3 आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर सिंपल आपको करना है तो आपको कोशिश करना है कि आप उसमें थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। ये तो आपको लॉजिक बनाने पड़ेंगे, इक्वेशनों को सॉल्व करना पड़ेगा, वो तमाम झंझट वाले काम हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, x and y are two stations which are 280 kilometer apart. A train starts at a certain time from x and travels towards y at 60 km/h. After 2 hours, another train starts from y and travels toward x at 20 km/h. After how many hours does the train leaving from x meet the train which left from y? देखिए इन्होंने बोला है कि x और y दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक निश्चित समय पर x से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से y की ओर चलती है, ठीक है। और 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन y से x की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है, चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी, कितने घंटे बाद मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टेशन तो x है और दूसरा स्टेशन क्या है y है। x और y दो स्टेशन है, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 280 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन जो है वो कहाँ से चलती है, तो आप कहेंगे सर एक ट्रेन x से चलती है और उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। लेकिन 2 घंटे बाद y से एक ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 2 घंटे बाद यानी कि x से चलने वाली ट्रेन के चलने के 2 घंटे बाद y से एक ट्रेन चलती है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप क्या करेंगे, भाई 2 घंटे बाद ये चलिए तो 2 घंटे तक तो ये चल गई होगी। पहली वाली ट्रेन ने 2 घंटे में कितनी दूरी तय करी, पहले आप उसकी ट्रेन की दूरी निकाल लीजिए, पहली वाली ट्रेन की दूरी, ठीक है। तो पहली वाली ट्रेन की दूरी हम निकालना है, 2 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको पता है 4 गुना समय क्या होती है दूरी, यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर ली। अब 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो 280 में से 120 तय कर ली, तो सपोज करो ये वाली जो पहली ट्रेन है वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई और उसने कितनी दूरी तय कर ली 120 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब उसको कितनी दूरी तय करनी है अगर हम बात करें तो 280 में से 120 माइनस कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर जो ये दूरी बची है जो तय करनी है वो 160 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है 160 किलोमीटर की दूरी। अब ये जो 160 किलोमीटर की दूरी है ना, ये किस चाल से तय की जाएगी, ये रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति से तय की जाएगी। क्योंकि जब ये ट्रेन यहाँ पर पहुंच गई फर्स्ट वाली ट्रेन, तो यहाँ से एक सेकंड ट्रेन भी चलना शुरू की है, यहाँ से एक सेकंड ट्रेन ने भी चलना शुरू किया है जिसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब इन दोनों के बीच में फासला कितना है 160 किलोमीटर का फासला है और ये तय करेंगे अगर विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं तो 160 किलोमीटर का फासला ये सापेक्षिक गति से यानी कि रिलेटिव स्पीड से तय करेंगे। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो विपरीत दिशा में जाने में इनकी सापेक्षिक गति होगी, एक की चाल कितनी है 60 और दूसरे की कितनी है 20, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेनें क्या करेंगी, ये 160 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे। तो इनको समय कितना लगेगा, तो अगर हम समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो समय इनको लगेगा दूरी कितनी है 160/4 यानी कि 80 से कितने बार कट गया 2 बार, यानी कि 2 घंटे बाद ये ट्रेनें मिल जाएंगी। कितने समय बाद मिल जाएंगी, एक दूसरे से 2 घंटे बाद। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रेन ने जितनी दूरी तय कर ली, जितने समय तक वो चल गई, उसकी दूरी आप निकाल लीजिए, टोटल दूरी में से उस दूरी को आपको माइनस कर देना है।
माइनस करने के बाद आपने क्या देखा कि बची हुई दूरी है और ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो विपरीत दिशा में सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उन दोनों की चालों का योग यानी कि सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उनको 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो उनको समय कितना लगेगा, तो 160 को आप 80 से भाग लगा दीजिए, तो 2 घंटे का समय लगेगा। ये 2 घंटे ही आपका क्या है, आंसर है। 2 घंटे ही क्या है आपका आंसर, मतलब कितने घंटे बाद मिल जाएंगे, वो 2 घंटे बाद मिल जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है भाई, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ओवर 5 years. Study the table and answer the question that follow. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न तालिका में 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले और उत्तीर्ण यानी कि योग्य घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। ठीक है, यानी कि जो ये टेबल आपको दी गई है ये 1997, 98, 99, 2000 और 2001 में विभिन्न राज्यों यानी कि MNPQ ये 4 राज्यों से प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की यानी कि विद्यार्थियों की संख्या है, और जो उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या दी है। एक तरफ तो कितने अपीयर्ड हुए उनकी संख्या दी है कि अगर हम बात करें 1997 में M राज्य में 5200 विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे थे, उसमें से पास कितने हुए, 720 हुए। तो इस तरीके से 4 राज्यों का डेटा दिया है और 4 वर्षों का डेटा दिया है। 1997, 98, 99, 2000, 2001 5 वर्षों का डेटा दिया है। डेटा 5 वर्षों का दिया, राज्य आपके पास 4 है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम ऑल द स्टेट इन द ईयर 1997, यानी कि वर्ष 1997 में सभी राज्यों से शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो सभी राज्यों से कौन शामिल होने वाले, पास होने वाले नहीं पूछे, शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या आपसे पूछी है 1997 में। तो सबसे पहले तो आप देखिए 1997 की बात कर रहे हैं, सभी राज्यों से यानी कि MNOP से, तो ये कितने विद्यार्थी इसमें अपीयर्ड हुए इनका सम आपको कर देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5200 राज्य M से आए, 7500 अपीयर्ड हुए थे 1997 में राज्य N में, राज्य P में यानी कि स्टेट P में 6400 अपीयर्ड हुए थे, और अगर हम बात करें राज्य Q में, स्टेट Q में, तो 8100 अपीयर्ड हुए थे। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है इनका सम कर देना है आपको। तो ये 2 0 तो 0 लग जाएंगे, 5 और 5 10 और 2 12 इनकी 2 हो जाएगा, हासिल में 1 आ जाएगी, 7 5 12 6 कितना हो जाएगा, 7 5 12 13 6 19 और 8 27 यानी कि 27200 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट टुगेदर इन 1998 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स that qualified from all the state together in 2001। इन्होंने बोला कि 1998 में सबसे पहले तो नोट कर लेगा किस वर्ष की बात कर रहे हैं। 1998 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या, उत्तीर्ण यानी कि ये वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या, ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण होने वाले प्रत्याशियों की संख्या का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपसे केवल इतना कह रहा है कि 1998 में MNPQ ये जो 4 स्टेट हैं इनसे कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनकी जो संख्या है, और इन्हीं 4 राज्यों से 2001 में जो उत्तीर्ण
विद्यार्थी है उनकी जो संख्या है, मतलब ये वाली संख्या इस 2001 में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है आपको बताना है, दशमलव के 2 स्थान तक, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1998 में टोटल उत्तीर्ण कितने हुए। तो अगर 98 की बात करें, 1998 की अगर बात करें कि कितने उत्तीर्ण हुए, तो आप देखिए इधर ही प्लस कर सकते हैं इनको, नहीं तो आप बेटा लिख लीजिए 980, ठीक है, 1050, नेक्स्ट आपका 10, 20, 1240, ठीक। अब देखिए ये 0 हो गया, 8 5 13 और 2 15 4 19 की 9, हासिल में कितना आएगा 1, तो आपका 10 10 2 12 की 2, हासिल में आएगा 1, तो 4290 विद्यार्थी 1998 में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2001 में कितने उत्तीर्ण हुए, तो आप देखिए 1125 एम राज्य से उत्तीर्ण हुए, 1020 एन राज्य से उत्तीर्ण हुए, 1250 आपके पी राज्य से उत्तीर्ण हुए और 995 आपके क्यू राज्य से उत्तीर्ण हुए। तो ओवरऑल कितने उत्तीर्ण हुए, तो प्लस कर दीजिए, 10 की 0, हासिल में 1 आएगा, 5 5 10 और 19 की 9, हासिल में 1 आएगा, तो आपका 1 2 कितना हो जाएगा भाई 4, 13 की 3, हासिल में 1 आएगा, तो ये आपका 43 90, यानी कि 42 90 43 90 100 का डिफरेंस है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। यानी कि आप देख लीजिए लगभग 100% के करीब जा रहा है, लगभग 100% के करीब जा रहा है, तो 100 का डिफरेंस है। तो अब आपको बताना है कि दशमलव के 2 स्थानों तक क्या इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको हम कर लेते हैं 4400 और इसको हम कर लेते हैं 4300 और लगभग में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देते हैं और उस हिसाब से आंसर लगा लेंगे, क्योंकि हमारे देखिए 94 97 96 90 ऑप्शन नहीं होगा, 94 ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी और सी में से हो सकता है, बहुत नजदीकी मामला है ना। तो हम यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं कि भाई लगभग क्या आंसर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर करते हैं, चलिए इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो 4290 ले लेते हैं और अप्रोक्सीमेट की वैल्यू पे लेना हो तो उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। इनटू क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू बतानी है, एक 0 से एक 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो जब आप भाग लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 42,900 और इसमें आपको भाग लगाना है किससे, 439 से। तो अब 9 बार भाग जाएगा, 9 बार भाग जाएगा, 9 में 81 की 1 आएगी, हासिल में 8 आएगा, 9 3 27 8 35 का 5, हासिल में 3 हो जाएगा, 9 4 36 3 39 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया 10 में से 1 गया 9, ये आपका पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 12 में से हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका कितना हो गया 0। बस अब आप देखिए कितने बार भाग जा रहा है, 6 बार जा रहा है या 7 बार जा रहा है, तो आप देखिए 7 चौक 28 और अगर 6 बार भाग जा रहा है तो आप 6 बार देख लीजिए। तो हम पहले 6 बार ट्राई करते हैं, 4 9 3 इंटू 6 करते हैं, ठीक है, 4 3 9 इंटू 6, 9 चौक 54 की 4, हासिल में 5, 6 3 18 5 23 की 3, हासिल में 2, 6 चौको 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये 26 काफी अभी दूर है, तो 7 बार भाग चला जाएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, 7 से और डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करके देखते हैं कि अगर 7 से डिवाइड हो रहा हो तो बहुत बढ़िया बात है और तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 9 7 63 की 3, हासिल में 6, 7 3 की 6, 27 की 7, हासिल में 2, 7 चौक 28 तो 30, देखिए 30 समथिंग चला गया, यानी कि 7 बार। तो आपका जो आंसर है 97.72% है। तो जब जहाँ कैलकुलेशन वाली काम आता है ना भाई, तो आपको वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लगभग अप्रोक्सीमेशन में आपको आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। इतना सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर थी कि 94 और 90 तो आंसर करते ही नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस था वो केवल 100 का था। ये 4290 4390 तो डिफरेंस केवल 100 का था, तो बहुत नजदीकी मामला था। अगर ये 93 समथिंग या कुछ और होता तो हम आसानी से बोल सकते थे कि 97 आंसर है देखते ही, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द ईयर 1998 in the state and
सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, 1998 की बात कर रहे हैं, और एम और पी की संख्या की बात कर रहे हैं कि वर्ष 1998 में एम और पी राज्यों में जो उत्तीर्ण प्रत्याशी हैं, केवल उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, तो एम में उत्तीर्ण हुए 980, पी में उत्तीर्ण हुए 1020। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो आपको क्लियर दिख रहा है 980 में 10 यानी कि 40 का डिफरेंस है। 980 में 20 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 20 यानी कि 40 का डिफरेंस है, क्लियर दिख रहा है। तो ऑप्शन बी देखते ही से आंसर हो गया भाई आपका इतना 40। क्लियर होगी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। इन्होंने बोला है कि दिए गए वर्षों में यानी कि 1997, 98, 99, 2000 और 2001 ये सभी 5 वर्षों में दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यू से भाग लेने वाले प्रत्याशियों की औसत संख्या क्या है, ये आपको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले तो बात करें भाग लेने वाले, पास होने वाले अपनी पूछ रहे हैं, भाग लेने वाले 1997 में, 98 में, 99 में, 2000 में, 2001 में, यानी कि सभी राज्यों में दिए गए वर्षों में, यानी कि सभी राज्यों में सभी वर्षों में दिए गए सभी वर्षों में बात कर रहे हैं। और क्यू से भाग लेने वाले, केवल भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या का आपको औसत बताना है। तो अब आप बताइए कि क्यू स्टेट से, क्यू राज्य से 1997 में 8100 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 98 में 9500 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 99 में 8700 विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है। उसके बाद 2000 में 9700 विद्यार्थियों ने भाग लिया, 9700। 2001 में 8950 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो टोटल कितने लोगों ने भाग लिया इन 5 वर्षों में? तो देखिए औसत क्या होता है कि जो 5 वर्षों में कुल लोगों ने भाग लिया उसको हम 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 वर्षों की संख्या क्या है, 5 है। तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या ही औसत कहलाती है। या प्रेक्षण जो हमारे ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं आपके, अलग अलग सालों में कितने कितने विद्यार्थी अपीयर्ड हुए एग्जाम में, वो हमने ले लिया, उनका सम कर देंगे। तो सम कर देंगे भाई तो यहाँ कितना हो जाएगा, इनका हमें क्या कर देना है, सम कर देना है। तो सम करेंगे भाई तो 0, ये कितना हो गया 5, ठीक। ये 5 और 6 से 13, 13 7 20 और 9 29 की 9, हासिल में कितना 2, तो 10 9 19, 8 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 9 36 और 8 कितना हो जाएगा 44। तो ये हो गया 44। इसमें किससे भाग लगाना है, 5 से। तो ये औसत निकल कर आ जाएगा कि औसत विद्यार्थी कितने अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। तो ये औसत निकल कर आ जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे सर 5 × 40, 8 किस में आ रहा है, सभी में 8 आ रहा है, ठीक है। 5 × 40 4 बचेगा, 49 हो जाएगा, 5 9 45। तो 8 9 किस में आ रहा है, 8 9 2 ऑप्शन में आ रहा है, 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45। अब देखिए 8 9 9 किस ऑप्शन में आ रहा है, 8 9 9 केवल ऑप्शन सी में आ रहा है। इसके बाद अगर कैलकुलेशन नहीं भी करना चाहे तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। देखिए 5 × 40, 5 9 45, 5 9 45 और 1 0 लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 8990। क्लियर होगी बात। तो काफी आसान क्वेश्चन थे और काफी आसानी से आपने समझे उनको। आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी कि इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं।